नमस्कार बच्चों, राम राम। शुरू करते हैं आज की क्लास। हमें जो अब तक हमने पढ़ा था, हम प्राइमरी वर्ब्स पढ़ रहे हैं और प्राइमरी वर्ब्स में हम डू कंप्लीट कर चुके हैं। डू कंप्लीट कर चुके हैं। बी का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कैसे होता है वो समझ चुके हैं। इसके लिए यदि आपने अभी तक ये वाली चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो फिर आपको पिछले सेशंस देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मॉडल्स, प्राइमरी वर्ब में डू का कंप्लीट यूज़, बी का मेन वर्ब का यूज़, ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। अब चर्चा होती है, यदि बी का हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब का प्रयोग समझा दिया हमने, तो आज चर्चा होगी बी के हेल्पिंग वर्ब के ऊपर, जो कि अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं बी का बी के सभी फॉर्म्स में लिख रहा हूं। सबसे पहले इज एम आर इसका फर्स्ट फॉर्म है, वोज वर इसका सेकंड फॉर्म है, बीन इसका थर्ड फॉर्म है और बीइंग इसका फोर्थ फॉर्म है। ये सारे बी के फॉर्म्स हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम पढ़ने वाले हैं बी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आज हम ये पढ़ने वाले हैं, ये सीखने वाले हैं कि जो बी का प्रयोग है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे होता है। आज इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अब सबसे पहली बात आपको ध्यान होना चाहिए कि ये तो फोर्थ फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है, और किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बन ही नहीं सकते, और बी खुद भी हेल्पिंग नहीं बन सकता। तो यदि बी के हेल्पिंग की बात करूं मैं, तो ध्यान दीजिए, इसका पहला पॉइंट ये है कि जो इज एम आर है या वोज वर है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकते हैं। मतलब क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में कि ये मेन वर्ब का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। इज एम आर वोज वर, ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, आज हमें सिर्फ बी का हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग पढ़ना है, तो आपको दूसरा पॉइंट जो मैं समझा रहा हूं वो ये है कि बी, बीन और बीइंग, ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर सकते। ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर सकते, ये क्लियर है। ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर सकते, ये बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर एक चीज समझिएगा जो इंपॉर्टेंट है कि ये जो तीन है, बी, बीन और बीइंग, ये तो हेल्पिंग का काम कर ही नहीं सकते, सिर्फ यही पांच कर सकते हैं। तो हमें जब इसका हेल्पिंग पढ़ रहे हैं तो हमें इन्हीं पांच के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब आपको ये डायग्राम भूलना नहीं है। जब एक शब्द में वर्ब है तो ये मेन वर्ब है, जब दो शब्दों में वर्ब है तो पहला हेल्पिंग है, दूसरा मेन है। जब तीन शब्दों में वर्ब है एक ही क्लोज में, तो पहला हेल्पिंग है, आखिरी मेन है, बीच में सपोर्टिंग है।
जब 4 शब्दों में वर्ब है तो पहला हेल्पिंग है, आखिरी मेन है और बीच के दोनों सपोर्टिंग है। इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल, सरल और लॉजिकल बात है। तो यहां पर देखिए, आज हमें पढ़ना है बी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में। बी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये पढ़ना है। मैं फिर बता दूं, बी के सभी फॉर्म मेन वर्ब का काम भी करते हैं, और जब वो मेन वर्ब का काम करते हैं तो आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए कि वो हम इससे पहले सेशन में विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं कि वो कैसे काम करते हैं, और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, यदि आप क्लासेस, मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो इन वीडियोस को बाद में देख रहे हैं, यदि आप क्लासेस सीक्वेंस में नहीं देख रहे हैं तो आपका कभी कल्याण नहीं होगा, आप कभी इंग्लिश नहीं सीखेंगे। ये वर्ब चैप्टर का 11वां भाग चल रहा है, तो यदि आप 10 भाग देख के आए हैं तो आपके लिए नॉलेज ही नॉलेज है, और यदि आप डायरेक्ट ये वाला भाग देख रहे हैं तो आप वही इस क्लास में से 50-60% चीजें गेन कर पाएंगे, उससे ज्यादा गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं इसके हेल्पिंग के रूप में। देखिए, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये हो जाता है, क्योंकि हमने पहले ही बताया है सब्जेक्ट अपना प्रभाव पहली वर्ब पर डालता है, और दूसरे नंबर पर क्या लिखना है वो ये पहले नंबर वाली वर्ब तय करती है। तो यदि इज एम आर वो जो हेल्पिंग का काम कर रही हैं, तो एक सवाल तो ये बनेगा कि ये दूसरी वर्ब कैसे लिखनी है। ठीक है, और क्या क्या सवाल बनेंगे उस पर भी बात करेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात, यदि मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं। दे वर चीटेड बाय a thief. They were cheated by a thief. They were walking in the street. दोनों ही क्वेश्चन में कुछ ध्यान से देखने वाली बात है। दरअसल मैं बार बार कहता हूं कि जब हमारे सामने इज एम आर आ जाता है, या हमारे सामने वोज या वर आ जाता है, तो मेरे बहुत सारे बंधु ऐसे हैं जो सिर्फ इसको देखते ही बोल देते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो कि गलत माना जाएगा। सिर्फ इसको देखते ही बोल देते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी गलत माना जाएगा। दरअसल इज एम आर वोज वर से आप कॉन्टिन्यूअस की पहचान मत कीजिए। देखिए, यहीं पर बी पार्ट में लिखूं तो यदि मैं कहूं कि इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। दूसरी चीज, यदि मैं वोज वर प्लस V1 प्लस ING की बात करूं, यदि मैं वोज वर प्लस V1 प्लस ING की बात, फिर देखो, यदि वोज वर प्लस V1 प्लस ING है तो ING है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल सही बात है। ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तो
अब ये वाला पॉइंट मैं पहले क्लियर करा चुका हूं, यदि सिर्फ यही वर्ब है तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। इसी तरह ये वोजवर है, अकेला वोजवर है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। ठीक है। अब इसके अलावा और इसके अलावा भी कोई परिस्थिति हो सकती है क्या? जी हां, एक और हो सकती है। समझिए, ये आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस, आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस, और इजएमआर का मतलब तो प्रेजेंट है, वोजवर का मतलब पास्ट है। तो एक स्थिति तो ये हो गई, एक ये हो गई। क्या इसके अलावा भी कोई स्थिति हो सकती है? जी हां, इसके अलावा भी कोई एक स्थिति हो सकती है, और वो स्थिति क्या है? ध्यान से देखिए, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म, ऐसी स्थिति भी आएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्थिति भी आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्थिति। अब हमने कहा ये क्या नया है? देखिए, इसमें आईएनजी नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है। ठीक है। अब देखो, इसका मतलब तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट याद रखो, इसका मतलब पास्ट है। अब आईएनजी होता तो कॉन्टिन्यूअस बोल देते, लेकिन ये तो थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं। जब कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फिर ये इंडेफिनेट है। तो ये क्या है? इंडेफिनेट। दोनों ही क्या है? ये इंडेफिनेट। फिर अंतर क्या है इसमें और इसमें? देखिए, ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। ये क्या है? पैसिव वॉइस है, ये भी और ये भी। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का और पास्ट इंडेफिनेट का एक्टिव वॉइस ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए, ये वर चीटेड है, थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस। और ये वर वॉकिंग आईएनजी आ गया, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वॉइस एक्टिव है। ठीक है। तो यहां पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो बी के फॉर्म है वो कई तरह की डिफरेंट सिचुएशंस जो हैं वो आपके लिए क्रिएट करते हैं, जिनके ऊपर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। उसमें कोई केयरलेसिंग आप नहीं कर सकते। अब मैं थोड़ी चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। दरअसल एक चीज समझते हैं सबसे पहले। एक सिंपल सी बात समझ लो, बी का कोई भी फॉर्म हो, बी का कोई भी फॉर्म हो, सबके लिए है ये नियम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इस बात को अच्छे से समझना। बी का कोई भी फॉर्म हो, इसके बाद यदि एक और वर्ब आई, इसके बाद एक अन्य वर्ब आई, तो भैया देखो, एक नियम तो आपने पढ़ा है कि सब्जेक्ट अपना प्रभाव किस पर डालेगा? पहली पर, और पहली अपना प्रभाव किस पर डालेगी? दूसरी पर। हमने पढ़ा ना कि यदि डू, डज और डिड, इसके बाद यदि वर्ब आनी हो तो किस में लिखते हैं? V1 में। कौन तय करता है? ये। हमने पढ़ा मॉडल्स, मॉडल्स के बाद वर्ब आनी हो तो किस में आता है? V1, तो ये तय करती है। हमने पढ़ा सेमी मॉडल्स, तो सेमी मॉडल्स के बाद वर्ब आई तो किस में आती है? V1 में। देखिए, अभी तक की कहानी बड़ी सिंपल थी। क्यों? क्योंकि फिक्स था कि डू डज डिड के बाद हर परिस्थिति में, डू डज डिड के बाद हर परिस्थिति में पूरी इंग्लिश में, डू डज डिड के बाद हर परिस्थिति में पूरी इंग्लिश में सिर्फ V1 ही आएगा, सिर्फ V1। डू डज डिड के बाद, डू डज डिड के बाद हर परिस्थिति में
V1 ही आएगा 100%। मॉडल्स के बाद जो अगला वर्ब होगा, जो पहला वर्ब होगा, वो हर परिस्थिति में V1 आएगा। सेमी मॉडल के बाद हर परिस्थिति में V1 आएगा। अब यदि ऐसा ही कुछ नियम होता कि बी के फॉर्म के बाद हर परिस्थिति में जो वर्ब है वो ऐसा आएगा, तो ठीक होती बात। बी दूसरे वर्ब से अलग कैसे है और क्यों है? क्योंकि देखिए डू डज डिड के बाद फिक्स है, कहीं पर भी देखिए डू डज डिड के बाद वर्ब ही ना आए, वो तो एक अलग परिस्थिति हो गई। लेकिन यदि डू डज डिड के बाद वर्ब लिखनी है तो फिर वो V1 में लिखनी है। मॉडल के बाद वर्ब लिखनी ही है तो वो V1 में लिखनी है। सेमी मॉडल के बाद वर्ब लिखनी ही है, वो फिक्स से V1 में लिखनी है। अगली वर्ब, जस्ट अगली वर्ब, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात समझो, बी का फॉर्म भी यदि ऐसा ही होता कि इसके बाद वर्ब आएगी ING में तो बड़ा अच्छा होता हमारे लिए। लेकिन बी क्योंकि दूसरों से अलग है इसलिए वो यहां पर भी आपको दो विकल्प देता है। मतलब जैसे डू डज डिड के बाद फिक्स से आंख बंद करके V1 लिखना है, मॉडल के बाद फिक्स से की आंख बंद करके V1 लिखना है, सेमी मॉडल के बाद फिक्स से की आंख बंद करके V1 लिखना है, इसी तरह बी के फॉर्म के बाद भी फिक्स नहीं, बी के फॉर्म के बाद इसी तरह फिक्स नहीं है कि आंख बंद करके V1 प्लस ING लिखना है। आपके दिमाग में जो बी का सेटअप है वो ING के रूप में स्थापित हो रखा है कि बी के फॉर्म के बाद इज एम आर के बाद ING आती है। नहीं, अब मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि यदि बी के फॉर्म्स में से कोई भी आया है, बी के फॉर्म्स में से कोई भी आया है, तो इसके बाद यहां पर संभावना है कि V1 प्लस ING आ जाए और संभावना है कि V3 आ जाए। मतलब बी के फॉर्म के जस्ट बाद आने वाली जो भी पहली वर्ब है वो किस में आएगी, या तो ING में और या V3 में, लेकिन दोनों में नहीं आ सकती। अब जब दो ऑप्शन दे दिए तो आपको क्या लगता है कि अच्छा सर ठीक है अब हम समझ गए सर। मैंने कहा क्या समझे? तुमने कहा सर मन किया तो ING लिख देंगे, मन किया तो थर्ड फॉर्म लिख देंगे। नहीं, ध्यान देने वाली बात यह है, परिस्थिति को समझना। यदि बी के फॉर्म के बाद, ध्यान से समझना, यदि ये सही है तो फिर ये गलत है। यानी कि कहीं पर यदि ये लिखनी है तो वहां ये नहीं लिख सकते, और यदि ये लिखनी है तो वहां ये नहीं लिख सकते। मतलब बी के फॉर्म के बाद ये तो हमें पता चल गया कि बी के फॉर्म्स के बाद या तो ING आएगा या थर्ड फॉर्म आएगा। ये तो हमारे दिमाग में क्लियर हो गया कि बी के फॉर्म के बाद या तो ING आएगा भैया या थर्ड फॉर्म आएगा, या तो ING आएगा या थर्ड फॉर्म आएगा। ये तो हमारे दिमाग में क्लियर हो गया कि बी के फॉर्म के बाद या तो ING आएगा और या थर्ड फॉर्म आएगा। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब और क्या क्लियर करना है? अब क्लियर ये करना है कि कब तो V1 प्लस ING लिखना है, कब तो V1 प्लस ING लिखना है, और कब थर्ड फॉर्म लिखना है। अब हमें यह समझना है, और यह बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो चलिए सीखते हैं। पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है कि हम क्या समझ रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि बी के फॉर्म के बाद V1 प्लस ING कब आएगा। देखिए यहां पर V1 प्लस ING आएगा या V3, ये लड़ाई चल रही है। ध्यान दीजिए, कहानी ये थी कि सब्जेक्ट अपना प्रभाव पहली पर डालेगा, पहली अपना प्रभाव दूसरी पर डालेगी। तो सब्जेक्ट ने अपना प्रभाव इस पर डाल दिया, इसने कहा कि यहां ING या V3 आएंगे, तो ये विवादित बात हो गई। तो ऐसे में सब्जेक्ट ही दोबारा मदद करेगा, और वो कैसे मदद करेगा ध्यान से समझिए।
ये V1 प्लस ING या थर्ड फॉर्म है, ये एक काम है। ये क्या है? एक काम है। भैया आपको ये देखना है, देखिए काम के संदर्भ में समझिए। जैसे अभी टीचिंग हो रही है, ये काम है। लिखने का काम हो रहा है राइट, बोलने का काम हो रहा है स्पीक, मैं बोल रहा हूं। समझने का काम हो रहा है अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंड मतलब समझना, ना कि समझाना। ध्यान देना, अंडरस्टैंड का मतलब समझना होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, टीच करने का काम कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है? तो यदि इसमें काम कौन कर रहा है तो अमन सर आ गया। ठीक है, और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? देखिए, काम कौन कर रहा है, एक तो आइटम ये होता है और दूसरा आइटम होता है प्रभाव किस पर पड़ रहा है। प्रभाव किस पर पड़ रहा है, ध्यान से समझिए। प्रभाव किस पर पड़ रहा है, दूसरी बात ये समझिए। तो यहां पर बहुत अच्छे से देखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये टीच वर्ड है, ठीक है, इसको अच्छे से समझने का काम करें आप कि टीच मतलब क्या। टीच मतलब पढ़ाना। ठीक है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? अमन सर। और पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तुम पर। तुम पर, तो प्रभाव अलग चीज पर पड़ा, काम कोई और कर रहा है। लिखने का काम कौन कर रहा है? अमन सर। और लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? शब्दों पर। बोल कौन रहा है? अमन सर। लेकिन अंडरस्टैंड कौन कर रहा है? तुम लोग। तो एक बात समझ लो, प्रत्येक काम के संदर्भ में दो चीजें जानने की कोशिश हमेशा करो। कोई भी एक्शन है, कोई भी काम है, यानी कि कोई भी वर्ब है, उसके संदर्भ में दो चीज जानो। काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, और काम के होने से, काम के होने से प्रभावित कौन हो रहा है। काम के होने से प्रभावित कौन हो रहा है, ये दूसरी चीज है। काम के होने से प्रभावित कौन हो रहा है, ये दूसरी चीज है। तो इस बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। काम को कर कौन रहा है, उसे डूअर कहते हैं। और काम के होने से प्रभावित कौन हो रहा है, उसे रिसीवर कहते हैं। ये याद रखना है। तुम्हारी दिक्कत क्या, तुम हर जगह गलत सोचते हो। तुम सोचते हो कि काम को कौन कर रहा है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और काम का प्रभाव झेल रहा है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। नहीं, गलत है। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत अलर्ट मोड में समझिए। एक्शन, ठीक है, काम, वर्ब, यानी कि यह देखना है कि काम कर कौन रहा है और काम का प्रभाव कौन झेल रहा है, उसे कहते हैं डूअर, उसे कहते हैं रिसीवर। अब भैया ध्यान से देखो, यदि सब्जेक्ट डूअर है तो यहां ये कट जाएगा और ये जीत जाएगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट डूअर होता है तो एक्टिव वॉइस लिखना होता है, और एक्टिव वॉइस में बी के फॉर्म के बाद आईएनजी आता है। और यदि आपका सब्जेक्ट यहां बी का फॉर्म है और यहां पर V1 प्लस ING या थर्ड फॉर्म में से आपको चुनना है, और ये सब्जेक्ट रिसीवर है आपका, जो डूअर है वो कहीं पीछे लिखा हुआ है या फिर वाक्य में लिखा ही नहीं हुआ, तो भैया ध्यान से देखना, यदि ये रिसीवर है तो रिसीवर जब सब्जेक्ट होता है तो पैसिव लिखना होता है। ठीक है, तो ऐसे में ये कट जाएगा और ये जीत जाएगा। तो यदि आपको बी के फॉर्म के बाद, बिल्कुल सिंपल सरल शब्दों में कहूं तो यदि बी के फॉर्म के बाद दोबारा से आपको कोई भी वर्ब लिखना है, V1 प्लस ING और V3, तो भैया आपको एक चीज की नॉलेज होना बड़ा जरूरी है, और वो ये है कि आपका सब्जेक्ट डूअर है या रिसीवर है।
सिंपल सी बात है, ये तब लिखना है जब सब्जेक्ट डूअर है, ठीक है, और ये तब लिखना है जब सब्जेक्ट रिसीवर है। जब सब्जेक्ट रिसीवर है तब आपको ये लिखना है, ठीक है भैया। तो ध्यान से देख लो, ये बी के फॉर्म से, बी के फॉर्म के बाद आईएनजी भी लिखना पड़ सकता है और थर्ड फॉर्म भी लिखना पड़ सकता है, और ये बार बार आपको जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको एक बात और समझाऊंगा। अब आपके दिमाग में क्या हो जाएगा कि बी के फॉर्म के बाद V1 प्लस ING यानी कि एक्टिव वॉइस, बिल्कुल सही है आप। और बी के फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव वॉइस, बिल्कुल सही है आप। लेकिन आपका दिमाग पता है यहां पर कहां कंफ्यूज होगा। आप सोचेंगे यार ठीक है, बी वाले केस में तो एक्टिव पैसिव का पता लग गया, लेकिन यार बाकी केस में तो पता ही नहीं चला। मॉडल के बाद V1 था, ये क्या है, डू डज डिड के बाद V1 था। वो तभी आएगा जब नोट या सब्जेक्ट बीच में आएगा। हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आता है, ये आगे पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि इनमें एक्टिव पैसिव क्या है। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, ये भी क्लियर रखना। पैसिव वॉइस फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। क्या इसकी शर्त है, बी का फॉर्म चाहिए और उसके जस्ट बाद थर्ड फॉर्म चाहिए। यदि ये है तो ये पैसिव है, यदि ये है तो ये पैसिव है, और यदि इससे अलग कुछ भी है तो वो एक्टिव है, फिक्स है। यानी कि ये सब एक्टिव वॉइस है, फिक्स है। ये भी एक्टिव वॉइस है क्योंकि बी का फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है। ये दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। बी के फॉर्म मतलब इज प्लस थर्ड फॉर्म हो, एम प्लस थर्ड फॉर्म हो, आर प्लस थर्ड फॉर्म हो, बी प्लस थर्ड फॉर्म हो, वोज प्लस थर्ड फॉर्म हो, वर प्लस थर्ड फॉर्म हो, बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म हो। ये सारे के सारे, ये सारे के सारे, यदि आपकी पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे तो वो पैसिव है। और इनसे अलग कोई भी परिस्थिति हो, इनसे अलग कोई भी परिस्थिति हो, इनसे अलग कोई भी परिस्थिति हो, वो क्या है आपकी, वो आपकी एक्टिव वॉइस कहलाएगी। और एक बात और ध्यान रखना, ये पैसिव वॉइस जो होता है, जैसे वर्ब एक शब्द में, दो में, तीन में है, चार में, तो ये बी प्लस थर्ड वर्ब, इसमें ये जो थर्ड वर्ब है ये मेन वर्ब होता है और ये मेन वर्ब के पहले वाली वर्ब होता है। यानी कि यहां तो बनेगा ही नहीं पैसिव एक शब्द में। तो देखिए, दो शब्दों में वर्ब है तो बी प्लस थर्ड फॉर्म बन जाए, तीन शब्दों में है ना तो थर्ड फॉर्म यहां आना चाहिए, बी का फॉर्म यहां आना चाहिए, चार शब्दों में है थर्ड फॉर्म यहां और बी का फॉर्म यहां वहां मत मिला देना, ठीक है। तो जब वर्ब के अंतिम दो स्थानों पर, कोई भी बी का फॉर्म आ जाए और थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पैसिव है और इसके अलावा सब एक्टिव है। और ये लिखना कब है, ध्यान रखना, ये लिखना तब है जब सब्जेक्ट रिसीवर हो, और ये कब लिखना है, जब सब्जेक्ट डूअर हो। ये बात आपको परमानेंट दिमाग में रखनी है। ढेरों बार इसका यूज होगा, हजारों बार बी के फॉर्म सेंटेंसेस में यूज होते हैं। यदि आप इतनी गंभीर बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम
क्रिएट करने वाली चीज बन सकती है संभवतः। ठीक है, तो यहां तक आपको कहानी समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए, अब इतनी बात समझ में आ गई है तो अब आपको कहीं पर भी कुछ भी परिस्थिति में बी के फॉर्म्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, उससे समझ पाएंगे कि आप कुछ क्लियर कर पाए हैं थॉट या नहीं कर पाए। ठीक है, देखिए, यू आर डैश, यू आर डैश you are dash English by अमन सर। यहां पर ऑप्शन है आपके पास टीचिंग और टॉट, ये दो ऑप्शन है, इनमें से भरना है। दूसरा क्वेश्चन, द thief was dash from the market last week। आपके पास ऑप्शन है अरेस्ट, अरेस्टिंग, अरेस्टेड, अरेस्ट, अरेस्टिंग, अरेस्टेड। तीसरा क्वेश्चन है, आप आंसर दे सकते हैं साथ के साथ, द थीप वॉज डैश फ्रॉम द मार्केट लास्ट वीक। इसके बाद मैंने कहा द बॉल विल बी डैश the ball will be dash and the ball will be dash and dash, the ball will be dash and dash to the wicket keeper if it goes to सर जडेजा। मैंने यहां पर ऑप्शन दिया आपको पिक्ड और पिकिंग, और यहां ऑप्शन दिया थ्रोइंग और थ्रोन। देखिए कितना इजी होता है। सबसे पहले देखिए ये बी का फॉर्म है, बहुत अच्छे से जो एलिमेंट देखना है ना, कई बार हम मेन एलिमेंट देख ही नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं बेवजह। देखिए ये बी का फॉर्म है और बी के फॉर्म के बाद वर्ब लिखना है, तो ये दोनों दावेदार हैं। ये बी का फॉर्म है, इसके बाद ये दोनों दावेदार हैं, V1 तो दावेदार ही नहीं है। इट इज वेरी क्लियर कि बी के फॉर्म के बाद कभी V1 आया है, V2 आया है, V5 आया है, उड़ा दीजिए, क्योंकि दावेदार दो ही हैं, या तो V1 प्लस ING या V3, ये दो ही दावेदार हैं। और मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी वर्ब जैसे ही कंप्लीट होगा बी का फॉर्म आज चर्चा इसकी फिनिश हो जाएगी। शायद हुआ तो एक सेशन और कुछ अलग चीज़ों पर बी के फॉर्म से रिलेटेड लेंगे। और हैव का फॉर्म बहुत छोटा है, हैव के फॉर्म में कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। तो आई कैन कन्फर्मली से कि हम कल यानी कि अगले सेशन में इसको 100% कंप्लीट कर लेंगे, इसमें कोई डाउट है नहीं। ठीक है, 100% कंप्लीट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहां पर दो शब्दों में वर्ब है। देखिए ये मॉडल है, मॉडल के बाद आने वाली पहली वर्ब V1 में आएगी, वो आ चुकी है, कंफ्यूज मत हो जाना। अब यहां बी के बाद लिखना है और एंड है तो सब कुछ कॉमन है, तो यहां पर भी बी के लिए ही लिखना है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब देखिए यहां तो ING और थर्ड फॉर्म दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन भी वही दे रखे हैं। बस अब ये देखो
पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? अमन सर कर रहे हैं। तो जो कर रहा है उसे डूअर कहते हैं। डूअर पीछे है तो रिसीवर आगे है, रिसीवर आगे है तो ये कट जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से आपको आंसर करना होता है। बड़ा सिंपल है, बड़ा सीधा है, कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। द थीप वॉज फ्रॉम द मार्केट। देखिए, चोर को अरेस्ट किया मार्केट से, आराम से सोचना। चोर को अरेस्ट किया, किसने किया? पुलिस ने किया। तो पुलिस ने अरेस्ट करने का काम किया और चोर ने उसका प्रभाव झेला। तो जो सब्जेक्ट है वो चोर है और चोर ने तो प्रभाव झेला है, तो ये रिसीवर है। आराम से सोचना है। तो ये अरेस्टेड हो जाएगा। जरूरी नहीं है आपका डूअर वाक्य में लिखा हो, कोई जरूरी नहीं है। आप सोचें कि सर वाक्य में तो लिखा ही नहीं हुआ है तो क्या करें? कोई जरूरी नहीं है डूअर लिखा हो, कोई जरूरी नहीं है रिसीवर लिखा हो। जो सब्जेक्ट है उसे देखना आपको कि वो रिसीवर है कि डूअर है। जो नहीं लिखा है उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगला है द बॉल विल बी डैश। अब जो बॉल है उसे पिक करना है और फेंकना है विकेट कीपर के पास। वो कह रहा है कि बॉल पिक कर ली जाएगी और फेंक दी जाएगी कीपर के पास यदि वो जडेजा के पास जाती है तो फेंकेगा, पिक कौन करेगा? जडेजा। फेंकेगा कौन? जडेजा। तो जडेजा तो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो बॉल है। तो बॉल इसका मतलब प्रभाव झेल रही है, प्रभाव झेल रही है तो ये रिसीवर है। रिसीवर है तो यहां पर पिक्ड आ जाएगा और यहां पर थ्रोन आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सीधी बात। तो अभी तक जो हम करते आ रहे थे कि मॉडल के बाद V1, देखो ये रहा मॉडल, इसके बाद वाला V1, फिर बी का फॉर्म है तो इसके बाद V1 प्लस ING या थर्ड फॉर्म, वो सोच समझ के। तो भैया ध्यान से समझो, डू डज डिड दिखाई आए, उसके बाद एक वर्ब आई हुई है, आंख बंद करके V1 लिखना। मॉडल के बाद आने वाली जो पहली वर्ब है उसे आंख बंद करके V1 लिखना। सेमी मॉडल के बाद आने वाली पहली वर्ब आंख बंद करके V1 लिखना है। जब हेड के बाद आने वाली पहली वर्ब आंख बंद करके थर्ड फॉर्म लिखना। लेकिन बी के फॉर्म के बाद आने वाली वर्ब आपकी मर्जी नहीं चलेगी। इट इज वेरी क्लियर, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आपको देखना ही पड़ेगा। और अब सवाल ये कि सर क्या ये बी के फॉर्म वाले वाक्यों में ही देखना है कि सब्जेक्ट डूअर है या रिसीवर? नहीं, ये तो आपको पूरी इंग्लिश में देखना है। लेकिन अभी इसको एक प्रोस्पेक्टिव में करवाया है, आगे चल के इसको फार प्रोस्पेक्टिव में वर्ब चैप्टर से पहले ही। क्योंकि वर्ब चैप्टर में ना, जब आप आगे चलोगे तो वर्ब चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसे बेहतरीन, ऐसे अद्भुत क्वेश्चन भी आएंगे जो क्वेश्चन ही एक्टिव पैसिव के हैं, सारी वर्ब से रिलेटेड। तो ये तो हमें एक लार्जर प्रोस्पेक्टिव में पढ़ना ही है। सब्जेक्ट डूअर रिसीवर, ये आगे बहुत डिटेल में कहानी आएगी और उसको कैसे उसके ऊपर एक्शन लेना होता है उन परिस्थितियों में, ये पूरी चर्चा हमारी होगी इसके ऊपर। ठीक है, तो बी के फॉर्म को जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी जो होती है वो यही होती है मित्रवर कि बी के फॉर्म के बाद आने वाली वर्ब को किस फॉर्म में लिखना होता है। क्योंकि पहली वर्ब में क्या है उसमें तो देखो भैया, यदि आपको प्रेजेंट टेंस लिखना है तो इज एम आर लिख लो। इसके बाद तो ये तो लड़ाई चलेगी ही ना, V1 प्लस ING बार बार लिखूंगा। सब्जेक्ट डूअर है तो V1 प्लस ING, और यदि सब्जेक्ट रिसीवर है तो भैया V3। अब यहां पर यार देखो, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार पहली वर्ब आएगी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो इज लिख देना, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लिख देना, और यदि आई सब्जेक्ट है तो एम लिख देना। इसी तरह पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वोज आ जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आ जाएगा। यदि वोज और वर में से हमें तय करना है तो, ठीक है, ये पांचों के लिए लिख रहा हूं मैं यहां। वोज और वर में से तय करना है तो सिंगुलर के साथ वोज और प्लूरल के साथ वर, और उसके बाद फिर देखना है। यानी कि आप दिमाग में फिट कर लो आज ही, इंग्लिश में जो सब्जेक्ट है, कहीं पर भी सब्जेक्ट है, एक वाक्य में कितने सब्जेक्ट आ सकते हैं डिपेंड करता है कितने क्लोज है। यदि एक क्लोज है तो एक ही सब्जेक्ट आएगा, दो क्लोज है तो दो सब्जेक्ट आएंगे, तीन क्लोज है तो तीन सब्जेक्ट आएंगे, चार क्लोज है तो चार सब्जेक्ट आएंगे।
ध्यान से सुन लो, इंग्लिश में प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में आपको 2 चीजें पता है तो आपको सब्जेक्ट का पूर्ण ज्ञान है। पहली चीज कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और दूसरी चीज वो डूअर है या रिसीवर है। हर सब्जेक्ट को आप इन 2 पैरामीटर पे चेक करना शुरू कर दो, और जिस दिन आप इस बात को बिल्कुल सहजता से स्वीकार कर लेंगे कि हर सब्जेक्ट के बारे में आपको 2 चीजों की पूरी नॉलेज है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, और वो डूअर है या रिसीवर, यदि आप ये 2 चीजें समझ पाएंगे तो आप ये समझ लीजिए आप सेंटेंस की 50% फ्रेमिंग समझ जाएंगे और आपको कहीं कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं आएगी। सिंगुलर प्लूरल के लिए आपको पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। आपको पता है पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर क्या है? यही है, एक पूरा चैप्टर है इंग्लिश में इस नाम से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसका काम ही है कि आपको यह सीखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। दूसरी चीज, पूरा वॉइस चैप्टर, वैसे वॉइस में चेंज ऑफ वॉइस आता है, बहुत कुछ आता है, लेकिन वॉइस चैप्टर का पूरा मतलब यही है कि आप ये समझेंगे आपका सब्जेक्ट डूअर है या रिसीवर, क्योंकि आपका सारा खेल इसी, आप तो वॉइस का मतलब बाय पे टिके रहते हो कि यार वॉइस का मतलब है बाय से, बाय की कहानी है वॉइस, नहीं। वॉइस की पूरी कहानी या तो वर्ब पे संबंधित है या सब्जेक्ट के डूअर और रिसीवर होने पे संबंधित है, और कहानी तो दरअसल इसी पर संबंधित है, डूअर और रिसीवर होने पर। इससे आगे पीछे उसकी कोई कहानी ही नहीं है। तो ये है भैया बी का फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, या उस रूप में जब बी के बाद एक अन्य वर्ब आपको दिखाई आए तो कैसे वो तय करनी होती है। तो ये अपने आप में बड़ा ही एक भारी भरकम दमदार टॉपिक है। इस वीडियो को, इस सेशन को आप 3 बार भी देख लीजिए तो भी कोई नुकसान नहीं है। इसमें जो पढ़ाया है यदि वो समझ में आ जाए तो फिर किसी दूसरे टीचर के पास आपको भटकने की जरूरत कतई भी नहीं है, ठीक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं यदि एक क्लास भी शांत दिमाग से देखी जाए और उसको पूरी तरह परिपक्वता के साथ अपने दिमाग में डाला जाए तो मेरी एक क्लास इस बात को बताने के लिए काफी होती है कि हाँ, इंग्लिश को एक सिस्टमैटिक ढंग से सीखा जा सकता है, ठीक है। तो मित्रवर इस बात का ध्यान रखें, इस बात के ऊपर फोकस करें कि किस प्रकार से हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक एक चीज़ आपके सामने रखी जाती है, एक एक चीज़ आपको करवाई जाती है, तो बहुत डेडिकेशन के साथ आप इन सेशंस को अटेंड करें। नहीं करेंगे डेडिकेशन के साथ तो वो भी नुकसान आपका ही है, इसमें हमारा कोई लॉस नहीं है। हम तो निरंतर हर दिन अपना करियर चल रहा है हमारा तो भाई, ठीक है। हम तो पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, एडमिशन लेते जा रहे हैं, वो सब एक परंपरा हमारे जीवन में तो चलती जा रही हैं। आपको देखना है कि आपको बेहतर परिणाम यहाँ से हासिल करने हैं, तो उसके लिए आपको प्योर एक अपना जो डेडिकेशन लेवल है वो इंक्रीज करना होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपने बी का जो हेल्पिंग वर्ब का सेशन है उसे एंजॉय किया होगा और पिछले सभी सेशंस देखे होंगे, और अगले सभी सेशंस भी आप इसी डेडिकेशन के साथ चीज़ों को सीख के काम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, धन्यवाद। कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट अभी ज़रूर लूँगा, ठीक है। अच्छे से मैं प्रत्येक कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आपका कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक होके, आपके कमेंट का इंतज़ार है।